मेरे पिया की महबूबा पार्ट 15। मैं अपने करियर पर नित गई, ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी जैसी बेरंग हो गई थी। पहले की तरह अब मैं भविष्य के सपने नहीं बुनती थी। अपने बारे में सोचना मैंने छोड़ दिया था। अपने आप को काम में इस तरह झोंक दिया था कि बस करियर के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। प्रमोशन होने के बाद मम्मी के साथ साथ पापा को भी मेरे ऊपर यकीन आ गया था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए सक्षम हूँ। मेरे छोटे भाई बहन जो कि पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे, उनसे मुझ जैसी साधारण अंक लाने वाली बेटी की तुलना करना अब उन्होंने छोड़ दिया था। मेरी बहन किनारा और भाई दक्ष अब पहले की तरह मुझे तुच्छ नहीं समझते थे, बल्कि मेरे लिए उनके मन में सम्मान की भावना बढ़ गई थी। मैंने जब से होश संभाला था, तब से अंशुल का प्रभाव मेरे ऊपर इतना हावी था कि मैंने अपने भाई बहन के लिए कभी कुछ नहीं किया था। सही शब्दों में कहूँ तो मैं कुछ स्वार्थी हो गई थी। पैसे बचाने के लिए मैं अभी भी अपनी सहकर्मियों के साथ रहती थी, लेकिन अब ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं थी। हम दोनों की ही तनख्वाह बढ़ गई थी, इसलिए हमने एक फुल्ली फर्निश्ड छोटा फ्लैट ले लिया। सुविधा और आराम तो ज़रूर था, लेकिन आगे कोई योजना नहीं थी। अंशुल के मैसेज आते रहते थे, कभी जवाब देती तो कभी नहीं देती थी। इस बार छुट्टियों में जब घर आई तो पता चला सविता आंटी की बेटी की शादी पक्की हो गई है। इत्तेफाकन इन दिनों दिवाली होने की वजह से अंशुल भी कानपुर आया हुआ था। सविता आंटी हम दोनों के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उन्हें जैसे ही मेरे आने का पता चला तुरंत मुझे फ़ोन घुमा दिया। मैं भी आंटी से मिलकर उनको बधाई देना चाहती थी, इसलिए खुशी खुशी उनके घर पहुंच गई। किनारा और दीपा दोनों अंदर के कमरे में जाकर बातें करने लगे। मैं सविता आंटी के पास किचन में खड़ी उनको खाना बनाते हुए देख रही थी। देखते ही देखते उन्होंने मेरे लिए झटपट बेसन का हलवा बना डाला। बच्चों को उनके कमरे में ही ट्रे पहुंचा दी गई। मैं और आंटी अपनी अपनी कटोरी लेकर ड्राइंग रूम में आ गए थे। मोटरसाइकिल की आवाज़ से आंटी ने बैठे बैठे ही खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर बाहर झाँका और बोली, अरे वाह, अंशुल सही वक्त पर आया। इसलिए कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जब तक सविता आंटी ने यह कहा तब तक अंशुल मोटरसाइकिल पार करके मुख्य द्वार से दाखिल हो रहा था। उसने सविता आंटी द्वारा कहे गए शब्द सुन लिए थे। घर में घुसते ही सूंघते हुए बोला, लगता है सही वक्त पर आ गया हूँ। थोड़ी भी देर हो जाती तो सारा हलवा तुम सब चट कर जाते। मैं दरवाजे की ओट में खड़ी थी। शायद उसको सही ढंग से दिख नहीं पाई थी। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह चुप हो गया और मुस्कुराकर मुझे हेलो कहा। मैं सविता आंटी के सामने बिल्कुल सामान्य होने की चेष्टा कर रही थी, इसलिए जवाब में मुस्कुराकर हेलो कहा। अपने कमरे से ट्रे लेकर रसोई में रखने जाती हुई दीपा पर सविता आंटी की नज़र पड़ी तो उन्होंने वही बैठे बैठे दीपा को आवाज़ दी, दीपा एक कटोरी में हलवा रखा है, अंशुल के लिए ले आ। दीपा, हेलो भैया, तो क्या आपको पहले से ही पता था कि अंशुल भैया आने वाले हैं? सविता आंटी, अरे नहीं, वह तो मैंने तेरे पापा के लिए रखा था। इसलिए तो कहा जाता है ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उनका हलवा अंशुल की किस्मत में ही था। उनके लिए मैं शाम को फिर से बना दूंगी। मेरा मन यहाँ की बातचीत से उचाट हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी हलवा उधर में धकेला और जाने के लिए उठ खड़ी उठी। सविता आंटी हम दोनों के बीच बढ़ते हुए तनाव को पहचाने इससे पहले मैं वहाँ से चली जाना चाहती थी। हालांकि मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद तो शायद उनका शक और भी बढ़ जाएगा, परंतु तब तक मैं खुद को उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार कर पाऊंगी, ऐसा मैं महसूस कर रही थी। किन्नू, मैं घर जा रही हूँ, बाहर से चिल्लाकर मैंने किनारा को बताया।
फिर आंटी और अंशुल की तरफ मुस्कुराकर बाय बोला। जब तक वह दोनों मुझसे कुछ पूछते मैं घर से बाहर निकल आई। कुछ देर बाद मैंने फ़ोन उठाकर देखा, उसमें अंशुल के ढेर सारे मैसेज पड़े हुए थे जिसमें उसने बार बार अपने लिए हुआ पश्चाताप किया था और माफ़ी भी मांग ली थी। उनमें से कुछ मैसेज तो इतने दिल से लिखे गए थे कि उन्हें पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम दोनों ने साथ में जो अच्छा वक्त गुजारा था उसकी दुहाई देकर अंशुल ने मुझे वापस पाने की तमन्ना की थी। मेरा मन पिघलने लगा था। दिल पर जमी हुई बर्फ को जैसे गर्माहट मिल गई थी। मैं अंशुल को वैसे भी बहुत मिस करती थी। हालांकि ज़िंदगी में सब कुछ मेरे मन मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर भी कोई तो चीज़ थी जिसकी मुझे कमी खल रही थी और वह था अंशु, जिसके साथ मैं अपने तमाम खुशियों को बांट सकती थी, तरक्कियों का जश्न मना सकती थी। कानपुर वापस जाने से पहले जब मैं सविता आंटी से विदा लेने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि अंशुल तुम्हें बोल कर गया है, वह मेरे मम्मी पापा से शादी के बारे में बात कर लेंगे। जब सविता आंटी ने अंशुल के मम्मी पापा की नाराज़गी की बात कही तो अंशुल ने उन्हें आश्वस्त किया था कि अपने मम्मी पापा को मैं मना ही लूँगा, लेकिन आप इशारा के मम्मी पापा को किसी भी तरह शादी के लिए मना ले। सविता आंटी, ईशु अब तू ही बता, तू अंशु से शादी करना चाहती है या नहीं, या बस यूं ही टाइम पास कर रहे हो तुम दोनों। मैं, कैसी बातें करते हो आप, मैं आपको इस तरह की लड़की लगती हूँ क्या? बिल्कुल यही कहा था मैंने अंशुल से कि वह लड़की तेरे और तेरे परिवार के लिए बेस्ट है। तुझे मैंने बचपन से देखा है ईशु, मैं तेरी आदत जानती हूँ। तू जिस घर में भी जाएगी उस घर के भाग्य खुल जाएंगे। तेरी इतनी तारीफ करती हूँ तभी तो अंशु तेरे पीछे दीवाना है। सविता आंटी ने मेरे गाल खींचते हुए कहा। कुछ आंटी के गाल खींचने से और कुछ मेरे शर्माने की वजह से मेरे चेहरे पर लाली फैल गई। सविता आंटी ने इसमें मेरी सहमति ढूंढ ली थी, इसलिए वह बोली, एक बार दीपा की शादी निपट जाए उसके बाद मैं तेरी मम्मी से शादी की बात करूँगी क्रमशः। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।